अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इंतज़ार है नए चीफ जस्टिस का। पार्लिमानी कमेटी 26वीं आईनी तरमीम के ऐन मुताबिक तश्कील दी जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कुछ नाम दे दिए हैं और अब दीगर जमातों की तरफ से नाम मौसूल होने के बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी जल्द होने की तवक्को है और कल तक नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाएगा और ये इंतखाब होगा 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों में से, और वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी। मगर इससे पहले चीफ जस्टिस का नाम सामने आए, वकला तंजीमों की तरफ से फौरी तौर पे एहतजाज की कॉल दी जा रही है, तैयारी की जा रही है। और आज भी कुछ वकला तंजीमों के नुमाइंदों का एक अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हुआ और वहाँ पे भी एक आइंदा की हिकमत अमली तय की गई है। और इस एहतजाज का जो महवर होगा, जो एहतजाज अब होने जा रहा है, वो है चीफ जस्टिस की नामजदगी। जी हाँ, और मुतालबा यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, उन्हीं को या तो पार्लिमानी कमेटी नामजद करेगी, नहीं तो फिर एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान, सीनियर लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई और वकला को तो एहतजाज करने का मौका भी ना मिला, तो क्या आप लोग तवक्को कर रहे थे ये सब कुछ आनन फानन हो जाएगा और आप वो जो कहते हैं ना कि हाथ मलते रह जाएंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो कुछ नजर तो आ रहा था जिस तरह से ये मामला चल रहे थे, लेकिन ये जो इन्होंने रातों रात बिठा के, सारी रात बिठा के पार्लियामेंट में, और जिस तरह से इन्होंने बुलडोज की है, जिस तरह से जो उठाए हुए मेंबरान दूसरी पार्टीज के, उनको इस्तेमाल करके पेपर थिन मेजॉरिटी से ये पास की है, ये सारा अमल ही ऐसा है जो कि बिल्कुल काबिले मजम्मत है। और हम समझते हैं कि इस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो किसी तौर पर भी वैलिड नहीं हो सकती। आपको हामिद खान साहब, इस अमेंडमेंट के कौन से बड़ी शिकों पे एतराज़ है जो आप समझते हैं इस आइन के लिए और पाकिस्तान की अदलिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक है? एक तो यही कि चीफ जस्टिस की तकर्री पर एक बात कंसेंसस हो गया था और आईनी तरमीम हो गई थी कि आइंदा से कोई चॉइस का मामला नहीं होगा, बल्कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही बना दिया जाएगा खुद ब खुद। इससे ये था, बड़े अरसे से माहौल बड़ा ठीक था, सबको पता था कि अब इस रिटायरमेंट पे फलां चीफ जस्टिस होगा, उसके बाद फलां होगा फलां। ये चीज इंडिया में बहुत सालों से, तकरीबन 50 साल के लगभग से ये चल रही है और बड़ी पीसफुली चल रही है। वहाँ कोई आपस में झगड़े या इस किस्म के मामला नहीं होते। और यही वकला का भी, और बहुत सी जो सेंसिबल पार्टी थे, उसमें उस वक्त पीपल्स पार्टी भी थी जिसने 18वीं तरमीम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उससे मसला हल हो गया था। इसको नए सिरे से खोला गया है। इसका मकसद सिर्फ है अदलिया के अंदर मुखालफतें आपस में, उनको आपस में तकसीम करने की कोशिश, उनको कमजोर करने की कोशिश, ये सारी वो चीज है जो पहले भी होती रही है। 2 मौकों पर इसका बेपनाह नुकसान हुआ है। बहरहाल हम इसको नहीं तस्लीम करते। हम नहीं समझते चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट में कोई भी कमेटी हो, बल्कि एक खुदकार अमल होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ताकि किसी की चॉइस या किसी की पॉलिटिकल मफाद का मसला ना इसमें आए। तो हम तो यही कहेंगे कि हम नहीं कबूल करेंगे किसी ऐसे जज को, ऐसी जस्टिस जो सीनियर मोस्ट ना हो। तो हामिद खान साहब, बतौर पीटीआई रहनुमा, आप नहीं चाहेंगे कि जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें पीटीआई के नुमाइंदे शरीक हों? देखिए, ये पीटीआई का जो है वो इस मामले में लाया अमल होगा। मैं तो वकला की सोच के हवाले से बात कर रहा था कि हम इस पर बड़े वाज़ेह हैं बतौर वकला के कि हमें जो है वो कबूल नहीं होगा। मगर हामिद खान साहब, ये बहुत बड़ा एक तजाद है। बहुत से सीनियर वकला जो सियासी जमातों से भी वाबस्तगी रखते हैं और वकला के नुमाइंदे भी हैं, लीडरान भी हैं,
जब वक्त पड़ता है तो वो सियासी जमातों के सामने उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जब वक्त पड़ता है तो वो अचानक वकला की नुमाइंदगी शुरू कर देते हैं और कहते हैं पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप नहीं समझते कि अगर वो पार्टी आपके वकला के मफादात के मुताबिक काम नहीं कर रही तो या तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए या फिर वकला की सियासत? मैं समझता हूं कि जहां ऐसी सूरत हाल हो वहां पर चॉइस करनी चाहिए। जहां पार्टी का और वकला का एक ही मौक़िफ़ हो तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको हम थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे फारूक एच नायक एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के एक कानूनी सरबराह हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है बार कौंसिल, 2 लाख से ज़ायद वकला हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं। उनसे हमने कुछ ऐसा ही सवाल किया था कि फारूक एच नायक साहब, आज तो पीपल्स पार्टी के भी बड़े जयाले हैं, नुमाइंदे हैं, और आप जो हैं अब वकला की बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो आप खुद को क्या समझते हैं? और यही फारूक एच नायक जो हैं अब इनको नामजद कर दिया गया है चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो पहले हम सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। सर, आप ये पीपल्स पार्टी की क़यादत से मायूस हुए हैं कि उन्होंने वकला से एतमाद में नहीं लिया वकला को? मैं अपनी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत पर बिल्कुल एतमाद करता हूँ, एंड आई एम फुल्ली विद देम। लेकिन फिर आपने तजवीज़ क्यों दी है? अगर उसमें तब्दीली नहीं ज़रूरत थी तो किस किस्म का एतमाद है आपका? पीपल्स मसबदा गवर्नमेंट का था, पीपल्स पार्टी का। के लीडर हैं या पीपल्स पार्टी के? मैं दोनों का हूँ। आप वकला के लीडर हैं या पीपल्स पार्टी के? मेरा आखिरी सवाल था, और उन्होंने ये कहा मैं दोनों का लीडर हूँ। आपको नज़र आ रहा है कुछ मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? एक तरफ वाइस चेयरमैन बार कौंसिल जो हैं वो वकला की नुमाइंदगी करते हुए तजावीज़ जो हैं देते हैं आइनी तरमीम के हवाले से, और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी के तर्जमान बने हुए हैं और सेनेटर अभी हैं, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। तो क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस तरह के अहम ओहदों पे यूँ वकला की भी नुमाइंदगी और फिर सियासी जमात की भी नुमाइंदगी मुज़ाकरात के लिए, और फिर चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आपके ख्याल में ऐसी पार्लिमानी कमेटी में वकला को होना चाहिए जिन्होंने उसी चीफ जस्टिस के सामने करोड़ों रुपए फीस लेके पेश होना होता है अपने क्लाइंट्स के मुकदमात लेकर? देखिए, असूली तौर पे तो इसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है कि एक लार्जर जो है पार्टी, एक लार्जर एक कमेटी या काउंसिल की नुमाइंदगी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसमें वजाहत ये होनी चाहिए कि आप किन असूलों पर इस फ्राइज को अंजाम देंगे। जहां पर कंफ्यूजन होता है कि हाँ आप पार्टी की भी लीडरशिप करते हैं और उसमें डीपली उनके स्पोक्स पर्सन भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आप वकला की नुमाइंदगी के भी एक अपने आप को कहते हैं, तो उससे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत इम्कान बढ़ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इम्कान बढ़ जाता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे एक वकील जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल का, क्या वो किसी सियासी जमात की बाकायदा नुमाइंदगी कर सकता है ऐसे मुज़ाकराती अमल में? मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा। खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन में कोई इस किस्म की कमेटी नहीं होनी चाहिए। हम इस बारे में बड़े वादे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूंकि जुडिशरी का सरबराह होता है, उसको किसी का मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए, किसी का एहसानमंद नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फॉर दैट मैटर किसी भी खास अदारे का। तो वो गलत बात है। जैसे जुडिशियल कमीशन है वो एक और बात है, जैसे इनिशियल रिक्रूटमेंट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भेजता के लिए डिस्ट्रैक्शन करता है, वो एक और चीज है, लेकिन ये वाला काम बिल्कुल गलत है। अच्छा अहमद खान साहब, आपको नहीं लगता कि वकला ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, सियासी जमातों पर भी कब्जा है, अदालतों में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हुकूमतों में वजीर भी बने हुए हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, और दूसरी तरफ वकला के ओहदेदार भी बने हुए हैं, वकला के नुमाइंदे भी बने हुए हैं। तो ये, और ख़ास तौर पे पीटीआई जैसी सियासी जमात जिसमें ज़्यादातर सियासतदान जब अंडरग्राउंड थे, तो उन तमाम अहम ओहदों पे पीटीआई के वकला ने ही कब्जा कर रखा था। यूँ लग रहा था कि पीटीआई तो एक बार कौंसिल बन गई है। तो आपको नहीं लग रहा कि वकला को अपनी हदूद क़यूद अब जो है उनका तयन करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वकीलों का पूरा राइट है कि सियासत करें और हमेशा से करते आए हैं,
और अच्छी सियासत की है। पाकिस्तान बनाने में भी वकला का हाथ है, वो अच्छे वकील भी थे कायद आजम, और उसके साथ लियाकत अली खान या अलामा इकबाल या दूसरे हमारे जो रहनुमा थे, जैसे वो सोहरवर्दी साहब थे। ये गवर्नर जनरल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। गवर्नर जनरल बनने के बाद कायद आजम ने प्रैक्टिस जारी रखी थी। गवर्नर जनरल बनने के बाद तो नहीं, क्योंकि गवर्नर जनरल के औहदे पर या प्रेसिडेंट के औहदे पर तो आप नहीं कर सकते ना प्रैक्टिस, वो कोई भी नहीं करता। लेकिन आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं वकला, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए? कोई उसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? वकालत एक पेशा है, हर बंदे ने अपने कोई ना कोई पेशा। अब مثلا कोई डॉक्टर है, अगर वो पार्लियामेंट में भी आ जाता तो कि वो डॉक्टर का पेशा अपना छोड़ दे? नहीं। चल, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाली, इसका मतलब है फारूक नाइक साहब भी कोई इतने कसूरवार नहीं है। देखिए, ये कमेटी बनाना गलत है और इसके हम खिलाफ हैं, और उस कमेटी में जाना सिलेक्शन करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो गलत चीज है। उस पर हमारा जो है बड़ा रिजर्वेशन है। और आप अपनी पार्टी को आप मशवरा देंगे कि इस कमेटी में शामिल ना हो? मेरे नजदीक हमने तो कमेटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा, और मैं यही अपनी पार्टी को भी कहूंगा कि इसको रिकॉग्नाइज ना करें। ठीक है, आप क्विकली ये बताएं, ये जो आईनी बेंचों की तजवीज़ आई है सामने, और अब आईनी बेंच बल्कि आइन के तहत बना भी दिए जाएंगे, जल्द ही जुडिशल कमीशन ने ये इजलास बुलाना है और ये काम करना है, तो ये आईनी बेंच का जो सरबराह है उसको भी अब एक सीनियर जज का नाम दिया गया है। और पहले तो प्रिजाइडिंग जज भी लिखा गया था, बिल जो टेबल हुआ था उसमें। तो आपको समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे तकसीम हो चुकी है दो कैटेगरी ऑफ जजेस में, एक आईनी बेंचेस के जजेस हैं और एक वो पुरानी रवायती सुप्रीम कोर्ट? ये तकसीम करने की बड़ी अफसोसनाक कोशिश है, लेकिन हमें तवक्को है कि ये इस मामले में मैच्योरिटी दिखाते हुए तकसीम की तरफ नहीं जाने देंगे, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, इस मौजूदा हुकूमत की ये पूरी कोशिश है तमा आज की एस्टैब्लिशमेंट के कि अदलिया को कमजोर किया जाए और अंदर से डिवाइड किया। हामिद खान साहब, आज एक और बड़ा तारीखी केस था, बल्ले के निशान के हवाले से नज़रसानी थी, मगर बज़ाहिर काजी साहब बल्ला जो हैं वो सुविनियर के तौर पे अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो वो हुआ क्या, आपने एतराज़ किया था कि आप समझते हैं काजी साहब जो हैं वो बाइस्ड हैं, मुतासब हैं पीटीआई के अगेंस्ट, तो उन्होंने तो लिखा है कि आपकी नज़रसानी जो है उसमें कोई मेरिट पे आपने दलाइल ही नहीं दिए। और मैंने कहा था, मैंने तो बहस ही नहीं आपके सामने करनी, पहली ऑप्शन दिया था कि इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत उसको में लार्जर बेंच बनाया जाए कमेटी को रेफर करके। और उसके बाद मैंने ये जब इन्होंने कहा नहीं हमारे पास बहस करो, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी किसी बेंच के पास बहस नहीं करूंगा जिसका सरबराह एक बायस्ड जज हो। तो इसका मतलब है कि आपका केस तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, बल्ले के निशान वाला? जी जी, और तो मैं एक्चुअली इसको कंक्लूड करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट हामिद खान साहब, प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है आइनी तरमीम की। ये एक और आइनी तरमीम है। आइन में तरमीम पहले भी होती रही है, कभी पार्लियामेंट के ज़रिए, कभी पीसीओ के ज़रिए, कभी प्रेसिडेंशियल सदारती हुक्मनामों के ज़रिए, और उसके बाद आइन में तरमीम करके बहुत सारे मार्शल लॉ को, अहकामात को पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। मगर ये सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, हमारी बदकिस्मती से अदलिया भी ऐसे तमाम गैर आइनी मावरा आइन इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देती रही है, और अब अदलिया और पार्लियामेंट ही बज़ाहिर दस्तो गिरेबान हैं। मगर आज की जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसमें नई बात ये हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है दो हिस्सों में बज़ाहिर तकसीम की जा रही है। एक आइनी बेंच है और एक गैर आइनी तो नहीं कह सकते, लेकिन रवायती या पुरानी सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास अब सिर्फ कत्ल के और जायदादों के मुकदमे आएंगे, उनकी अपीलें सुनी जाएंगी। मगर जहाँ पे मामला आइन का आ गया तो वहाँ पे फिर चंद मखसूस जजेस होंगे जो आइनी बेंचेस के जजेस होंगे, और जिनका इंतखाब जो है
वो सियासतदानों की मशावरत से जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें पहले सियासतदान नहीं होते थे। तो ये किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट बनने जा रही है? वो जो किसी ज़माने में हम सुनते थे कि फुल कोर्ट का इजलास होता है और चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करते हैं, अब कौन सी फुल कोर्ट होगी? क्या वो आइनी बेंचेस की अलग से कोई फुल कोर्ट होगी, या फिर वही पुरानी वाली फुल कोर्ट अगर बैठना भी चाहे किसी मसले पे? अब लगता तो नहीं है कि किसी भी आइनी मसले पे फुल कोर्ट बैठेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ आइनी बेंचेस के जजेस ही फुल कोर्ट की मीटिंग बुला सकते हैं, जो 5 होंगे या 8 होंगे या 6 होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है और सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बट गई है और अब इस बंटवारे का बाकायदा आइन के अंदर जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, और दूसरे मेहमान हैं राना एहसान अफजल साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और आजकल तो कोऑर्डिनेशन बड़ी मुश्किल है या आसान है? आपके बगैर शहबाज शरीफ साहब कैसे चलते होंगे? राना साहब वैसे स्टार्ट यहाँ से ही कर लें आप, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर बड़ा अहम एक ओहदा होता है, और ये आइनी तरमीम के दिनों में तो आपके ऊपर ज़्यादा बोझ तो नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब तो ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब हर वक्त ही मसरूफ़ होते हैं, मुल्क को बेहतर करने की तगोदो के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो, लेकिन ये आइनी तरमीम का ठेका किसको दिया हुआ था? लॉ मिनिस्टर को और उसकी टीम को, और बाकी फिर ठेका जो है वो दर्जन जमातों ने जो है वो उठाया हुआ था, जिसमें जमातें JUIF थी, पीपल्स पार्टी थी, MQM थी, PMLN थी। वैसे तो PTI ने भी उठाया हुआ था, लेकिन जब उनको कहा कि अब पीछे हट जाओ तो पीछे हट गए। अच्छा, ये पार्टी के अंदर भी डेफिनेटली कोई ब्रीफिंग तो दी गई होगी ये 26वीं आइनी तरमीम के लिए, क्योंकि आइनी तरमीम कोई मामूली बात नहीं होती, ये नस्लों तक इसके असरात होते हैं। और आपको पता है 85 में 8वीं तरमीम आई तो 2010 में जाके फिर ख़त्म हो सकी वो। तो ये पार्टी के अंदर जो ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक आप लोगों को क्या बताया गया, नून लीग को क्या बताया गया कि ये 26वीं आइनी तरमीम क्या है और सुप्रीम कोर्ट का ढांचा क्या बदलेगा? ये देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटीज़ के जो हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स थी पार्लियामेंटेरियंस की पार्टी की, तो उसके अंदर इसको जो है वो एक शिक को बताया गया कि इसको क्यों लाया जा रहा है और क्या मकसद है। और ये कौन सी तारीख को आपको पता लग गया था ये एक शिक जो है? देखिए, ये तो अभी जो मैंने अटेंड की थी वो तो ये अभी 1-2 दिन पहले जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर ही हुई थी, लंच था या उसके अंदर पहले सेनेटर्स का हुआ, फिर MNAs का हुआ, तो उसके अंदर वो डिस्कस की गई। लेकिन उससे पहले भी बहस तो चल रही थी ना, जब पहली अटेम्प्ट जब गवर्नमेंट ने की और हम उसमें नाकाम हुए, तो उसके बाद तो फिर ये ओपन एक डिबेट, ये वो काले नाग वाली अटेम्प्ट थी जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, बिल्कुल आईनी अदालत मैं समझता हूँ कि वो अटेम्प्ट अगर वीक थी तो ये कामयाब हो गई और अच्छा हुआ। देखें, यही जमहूरियत होती है, आप सीखते हैं। एक अगर आपने चीज़ करने की कोशिश की और वहाँ गलत थे हम, तो वो फिर नहीं हुआ, और फिर अगर हो जाता तो फिर कैसे सीखते फिर आप? नहीं, देखें, लेकिन उस पर भी काम हुआ था, लेकिन जो कंसेंसस रिक्वायर्ड था वो नहीं था। तो हम तो एग्री करते हैं कि वहाँ एक वीकनेस थी हुकूमत की और वो एक्सपोज भी हुई। तो देखें, जो अव्वलीन ज़रूरत इसकी जो पेश आई है वो जुडिशल एक्टिविज़म जो इस मुल्क में रहा है, वो रहा है, जहाँ सुओ मोटोज लेके अस्पताल ठीक करने की कोशिश की गई, डैम बनाने की कोशिश की गई। आपने रिकोडेक को देखा, स्टील मिल के ऊपर आपने अरबों रुपए का नुकसान एक्यूमुलेट किया, वज़ीर-ए-आज़म फारिग हुए, फिर जो तशरीह 63A की जिस तरह से की गई और फिर जो सियासी बहरान आया। तो मेजर वजूहात तो यही हैं कि आपका मुल्क के अंदर जो जुडिशरी का एक किरदार रहना चाहिए वो नहीं रहा, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो वायलेट होती रही है। तो इससे देखें, हम उम्मीद करते हैं कि इन तरामीम के बाद एक जो सिलेक्शन ऑफ जजेस जिस पे बेइंतहाशा तनकीद होती रही मुख्तलिफ वक्तों में, बार्ज ने भी की, तो वहाँ बेहतरी आएगी, वहाँ एग्जेक्टिव जो है अपना किरदार अदा करेगा। और अच्छा, अब ये चीफ जस्टिस का जो इंतखाब होने जा रहा है और पार्लिमानी कमेटी में जो 4 सेनेटर हैं उनके तो नाम भी अभी सामने आ गए हैं। PTI के अली ज़फ़र है, नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, फ़ारूक नाइक हैं पीपल्स पार्टी के, और कामरान मुर्तज़ा हैं। ये चारों माशाल्लाह से बड़े आला पाए के वकला भी हैं, वकला लीडर भी हैं, वज़ीर भी हैं, और मतलब के पार्लियामेंटेरियन भी हैं। अब ये पार्लिमानी कमेटी, तो इस कमेटी के अंदर इन वकला ने अब ये तय करना है कि उन्होंने कौन से चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर अपने करोड़ों रुपयों के
फीसों वाले मुकदमात लड़ने हैं, अब ये तय करेंगे कि हमारा जज कौन होगा, वकला तय करेंगे। सबसे पहले तो मतीउल्लाह साहब आपको दाद देनी चाहिए कि आप सोचें कि ऑपोजिशन मेंबर की जमातें जो हैं वो सिलेक्ट कर रही हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, हुकूमत के खाली मेंबर नहीं सिलेक्ट कर रहे। तो अब आप देखें, एक तो फिर एक इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। ये 2-1 अपोजिशन ने बना के दिया आपको। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। वैसे वो उन्होंने भी तावन तो किया उसके अंदर, लेकिन यहाँ जो है वो ये तावन ले लिया गया उनसे। वैसे नहीं, उन्होंने खुद दिया है जी, वो तो अब वो तो खुद बता रहे हैं कि क्रेडिट वो क्लेम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सही जमहूरी तरीके से हम इसको आगे लेके गए हैं। लेकिन मेरा सवाल मुझे समझ आ गया। देखिए, कमेटी के अंदर ये वकील बैठ के चीफ जस्टिस का इंतखाब करें। देखिए, पार्लियामेंटेरियंस इंतखाब करेंगे और पार्लियामेंट को अगर आप एम्पावर कर रहे हैं तो ये कोई आप ऐसा अनोखा तजर्बा नहीं कर रहे जो दुनिया में ऑलरेडी मुझे एक पार्लियामेंटेरियन बता दे, एक वकील जो डायरेक्ट वोट लेके मुंतखब होने के काबिल हो, जब तक पार्टी उसको सपोर्ट ना करे या सेनेटर ना बनाए कोई। क्योंकि देखिए, वकला का मसला ही यही है ना कि वो आम सियासतदान नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो सारा मसला ये कि सियासतदान जो जैसे कौमी असम्बली के अब इस कमेटी के 8 मेंबरान होंगे, उनकी क्या तालीमी काबिलियत होनी चाहिए आपकी राय में? बतौर एक एजुकेटेड गेस्ट आपका क्या है कि एक चीफ जस्टिस का इंतखाब करने जा रहे हैं 8 MNA, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन तो एक पार्लियामेंटेरियन की अवाम का वोट होता है और वो मरहल होते हैं कि जहाँ वो अवाम को कन्विंस करता है कि उसको पार्लियामेंट में भेजा जाए। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ जो इसके मेंबर बनाए जाएंगे उनका लीगल बैकग्राउंड जरूर होगा। जैसे आपने 4 सेनेटर्स का नाम दिया तो वो लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। करेंगे तो फिर फाइनल वकील ही फैसला ना कि जज कौन होगा। ऑब्वियसली जिनकी मैं आई एम अज्यूमिंग ये जरूरी नहीं है, तो हर पार्टी ने अपना नॉमिनेट करना है और ये लाजिम नहीं है और ये ऐसी कोई शक भी नहीं है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग के ऐसे लोग ही आएंगे जो इस तरह की समझबूझ रखते होंगे। साकिब बशीर साहब, क्या लगता है, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं इतना अर्सा, ये जितने भी नाम हैं बड़े बड़े, ये तो जजों के सामने पेश होते हैं, चीफ जस्टिस साहिबान के सामने पेश होते हैं। जब भी नया चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला होगा तो नए 3 जजों, सीनियर तरीन जजेस जो होंगे, उन सारे उम्मीदवार होंगे कि भाई चीफ जस्टिस बनना है। तो जब ऐसे बड़े वकला के केसेस उनके सामने जाएंगे, 3 बड़े जजों के सामने, 3 सीनियर तरीन जजों के सामने, तो आपके ख्याल में इन वकला को कोई स्पेशल प्रिविलेज हासिल होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं जिस किस्म का ये सिस्टम बनाया गया नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए? वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल है। अब फारूक एच नाइक साहब एक तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, और दूसरी जनब पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आज मुज़ाकराती टीम में भी आ गए, आज वो मुज़ाकराती टीम में भी आ गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली है कि वकला का वो जो एक जिन जजेस को अपॉइंट करने जा रहे हैं या जिनकी फेवर में कोई वोट करेंगे, तो डेफिनेटली ये होता है। PTI के दौर में मुझे एक याद है कि एक जब वो साहब थे कमेटी के हेड कर रहे थे, तो उन्होंने किसी तरह की कोई मंजूरी दी तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट उन्होंने भेजा जिनका नोटिफिकेशन था। तो ये चीज़ तो होती है। वो इमरान खान साहब ने साइन करके आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का भी सोशल मीडिया पे डाल दिया था, फिर किसी ने बताया कि इस तरह डायरेक्ट आप नहीं अपॉइंट कर सकते। तो ये बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट की आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल है। लेकिन ये जो तरमीम के हवाले से एक चीज़ मैं ऐड करूं, कराची बार एसोसिएशन का भी एक आया। अच्छा, नहीं, मैं एक सेकंड उस तरफ भी आऊँगा प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, ये वज़ीर कानून हैं, ये फारूक नाइक साहब हैं जो कि बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं। कल ये दोनों जो हैं, आज एक नून लीग की नुमाइंदगी कर रहा है, एक पीपल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है। और ये कल जुडिशल कमीशन जो होगा जिसने आईनी बेंचेस बनाने हैं, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं बतौर वज़ीर कानून मेंबर है, ठीक है। फारूक नाइक साहब जो हैं अगर बार काउंसिल की तरफ से उनको नामजद कर दिया गया कि आप हमारी तरफ से, तो मतलब ये 2 वकील जो हैं मुज़ाकरात में भी, पार्लिमानी कमेटी में भी, जुडिशल कमीशन के अंदर भी, और फिर कोई बाइद नहीं है, फारूक नाइक साहब प्रैक्टिस भी जारी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये एक किस्म का मजाक है कि ये 2 वकील खास तौर पे हर जगह मौजूद होंगे, जुडिशल कमीशन में भी बैठे होंगे वोट के साथ।
और फिर जो एक वकील नुमाइंदे के वो जजेस से मुलाकातें भी वो उनको होता है कि वो मुलाकातें भी कर रहे होते हैं, एक्सेस होती है। आज़मदीन तारड़ साहब को बतौर वज़ीर कानून, उधर वो वकील नुमाइंदे भी हैं और इधर वज़ीर कानून भी है। इसी तरह फारूक एच नाइक साहब भी हैं, वो वकला की वो बॉडी के वाइस चेयरमैन, बतौर वाइस चेयरमैन कहें किसी जज से मिल के, तो ये बिल्कुल कन्फ्लिक्ट तो आपको नहीं लगता वैसे राना साहब क्विकली बिफोर वी गो टू ब्रेक कि मतलब ये डिवाइड होना चाहिए रोल, हर जगह पे एक दो बंदे जुडिशल कमीशन में भी, पार्लिमानी कमेटी में भी और मुज़ाकराती जो मेरे ख्याल से ये आपने किसी हद तक वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये जो कमेटीज़ हैं इसमें रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और लेकिन क्योंकि इस आइन के अंदर, तरमीम के अंदर ऐसी कोई कदगन नहीं है तो ये कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन बेहतर होता। देखें मेरे ख्याल से ये चीज़ इसको कंसिडर किया जा सकता था, ये अच्छा वैलिड पॉइंट है। चले अच्छी बात है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये आइनी बेंचेस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की यकजहती पे और ख़ास तौर पे जो फुल कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट था उस पर क्या असर पड़ेगा, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। साकिब बशीर साहब, एक तरफ PTI कह रही है कि इस आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करते, मुखालफत करते हैं, पार्लिमानी कमेटी की मुखालफत करते हैं, और दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी में PTI ने अपने बंदों को नामजद भी कर दिया है। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? एक तरफ वकला कह रहे हैं कि हम तहरीक चला रहे हैं सारे सिस्टम के ख़िलाफ़, मगर फिर वकला की भी ये उम्मीद है कि पार्लिमानी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को नामजद कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के कितने चांसेस हैं? एक तो PTI की जानिब से कौमी असम्बली में बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रजा उनको भी जो है वो नामजद कौमी असम्बली की तरफ से बतौर MNA। तो जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आप बात कर रहे हैं, ये अब ये ज़राए ही बताते हैं कि जो मौलाना है उनके साथ शायद कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट या ऐसी कोई चीज़ के टॉप 3 में से ही आएगा, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, ये बात हुई थी। लेकिन क्योंकि मुसवदे हमने तब्दील होते देखे सुबह दोपहर शाम, तो कोई बात भी बल्कि सेनेट में जो टेबल हुआ और जो पास हुआ उसके बाद भी पता चला कुछ ना कुछ कोई बात गजर से पहले हो गया, कोई बात हतमी नहीं है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो कराची बार ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आज है 21 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तो क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस की नामजदगी तो हो जाएगी, तो जो जुडिशल कमीशन है उसमें कोई किसी किस्म का रोल, कोई किरदार चीफ जस्टिस ना जाए। ये ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस जो है वो परसों बैठे हुए हैं बतौर जुडिशल कमीशन के काजी फाजी साहब, और वो बेंच बना रहे हो, आइनी बेंचेस और सारा कुछ, जिन्होंने 1-2 दिन के बाद जाना है, उनको अब इस मामले में कोई रोल उनका नहीं होना चाहिए। वो अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिटायर हों, पहले ही बहुत बड़े सवालात हैं उन पे टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून के आखिरी कतरे तक जो है रिटायरमेंट से पहले। बट एनीवे, आप क्या कहते हैं कि ये जो एक सीनियर जज का कॉन्सेप्ट दिया गया और जो बिल टेबल हुआ था उसमें तो बाकायदा प्रिजाइडिंग जज का नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के सरबराह को, तो ये 2 किस्म की कोई एस्टैब्लिशमेंट्स बनने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और जो फुल कोर्ट थी ट्रेडिशनल वो ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल वो तो ख़त्म हो गई। अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट्स में भी 2 अलग अलग होंगे। चीफ जस्टिस होगा, उसमें हेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, तो वो अलग अलग चल रहे होंगे, और जो हेड होगा वो चीफ जस्टिस को कहेगा कि आप अपना काम जारी रखें, मेरे काम है मुदाखलत नहीं करनी। और उन्होंने हमने देखा भी है कि वो अपने रूल्स बनाएंगे, रेगुलेट कैसे करने आईनी बेंचेस वो अलग से तय करेंगे। वो टॉप 3 जो हुई, अच्छा सीनियरिटी, वैसे तो जो सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट की है वो तो अलग रहेगी, लेकिन बज़ाहिर कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, एक तरफ उनके जी टॉप 3 की एक कमेटी होगी आईनी बेंचेस की, वो अलग से आईनी मामलात को जो बेंचेस बनाने हैं वो फिक्स करने हैं, वो सारे देख रहे होंगे। अच्छा राना साहब, आप क्या तवक्को करते हैं आईनी बेंचेस के जजेस से? क्योंकि एक तरफ तो ऐसे जजेस चाहिए, काबिल जजेस चाहिए कि जो जजमेंट अच्छी लिख भी सकें, आइन को समझ भी सकें, और जो नस्लों तक उनके फैसले का असर होता है। मगर दूसरी तरफ सिर्फ काबिल नहीं, काबिल कबूल जजेस भी चाहिए हर हुकूमत को, और आपको भी ऑब्वियसली, और पार्लिमानी कमेटी तो नहीं, जुडिशल कमीशन जो है उनकी कोशिश होगी कि ऐसे जजेस को आइनी बेंच पे बैठाया जाए कि जो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा ना करें। तो मसाइल तो नहीं पैदा करेंगे, लेकिन क्या जजमेंट भी लिख सकेंगे खुद ही अपने हाथ से? नहीं, देखें, हुकूमत की तो नीयत ये है कि ऐसा आइनी बेंच हो
जो आइन की तशरीह करे, आइन को रीराइट ना करे, आइन के नुक्ते को या राइट करे भी तो खुद अपने हाथ से करे। अब अपने हाथ से करने की यही उम्मीद है कि अपने हाथ से करें। और ऐसे ही देखें, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि पहले ऐसा जब होता रहा है कि 63A की जो तशरीह की गई, फिर जो अभी ये 12 जुलाई के अंदर सवाल था कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलें ना मिलें, अगर उसका हाँ ना का जवाब आता तो शायद ये इस हद तक भी ना हम पहुंचते, क्योंकि ये होता रहा है इस मुल्क के अंदर तो हम इस जगह पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल से यही उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद के साथ ही हमने ये सारा कुछ किया है। और हमें कभी भी कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें ये ज़रूर चाहिए कि हमारी जुडिशरी जो है वो फाल हो, और ये जो एक आइनी बहरान जो हर थोड़ी देर बाद एक तसादम जैसी सूरत हाल पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट के साथ बनती अब नहीं होगी, और झुकाव फैसलों का किसी जमात की तरफ नहीं होगा। अच्छा, क्विकली ये भी बता दें कि इमरान खान ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि हम एजेंसियों की मदद से कानून साजी करते थे, तो इस दफ़ा कोई आपकी हुकूमत ने तो कोई मदद नहीं हासिल की, टेलीफोन की याद से तो नहीं, या उससे भी आगे चले गए? नहीं, देखिए ये तो जो अली गौहर साहब हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारी पार्टी के 7 लोग जो हैं वो ज़मीर की आवाज़ पे जो है वो वोट जो है वो नहीं देंगे हमारी जमात को। उनका अंदाज़ा गलत था, लेकिन दूसरी साइड ने दे दिया, तो हम तो यही अज्यूम करेंगे कि उन्होंने नहीं, अज्यूम क्यों करेंगे आप? डट के कहेंगे मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हाँ बिल्कुल डट के उन्होंने भी ज़मीर की आवाज़ से जो है वो वोट दिया। अच्छा, और इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था इस आईनी तरमीम में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि बाप का किरदार तो था, बीएपी जमात की वो बात कर रहे हो। आपके सेनेटर जो है आपकी सपोर्ट से फैसल वाडा साहब, वो तो कहते हैं कि इसमें सारा क्रेडिट बाप को जाता है। देखिए वो फिर अब वो ज़्यादा इसकी वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इधर अगर ऐसा कोई किरदार होता तो पहली वाली ही पास हो जाती। इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को देना चाहिए या किसी और को? मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट मौलाना साहब को देना चाहिए है, पीपल्स पार्टी को देना चाहिए है, MQM को देना चाहिए है, शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए है, सारी जो जमातें जिन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया, सबका ये तो एक कंसेंसस बेस्ड अटेम्प्ट थी, काविश थी जो कामयाब हुई। चलें, इसका क्रेडिट वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को भी मिलता है कि अगर वो मखसूस नशिस्तों का वो वाला फैसला ना देते तो शायद हुकूमत ये 2/3 अक्सरियत कभी हासिल ना कर सकती। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।